नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। ये जो इकोनॉमिक्स की हम सीरीज़ लेकर आए हैं, इसमें कम समय के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा CBSE बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से इकोनॉमिक्स कवर करवाया जाएगा। इन वीडियोस की खासियत ये है, इसमें कोई बहुत लेंथी आंसर्स नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपका ओवरऑल चैप्टर भी समझ में आ जाएगा आपको समराइज वे में, और छोटे छोटे लाइन्स की मदद से आप आंसर राइटिंग ईजिली कर पाएंगे। तो बिना समय ज़ाय किए शुरू करते हैं मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले हमारे सामने सवाल है, मनी सप्लाई क्या है। तो मनी सप्लाई का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ मनी, जितना भी पैसा है जो अभी अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हो रहा है अलग अलग रूपों में, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। कुछ करेंसी के रूप में आपकी जेब में नोट और कॉइन्स के रूप में है, कुछ बैंक्स में है डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में। तो डिमांड डिपॉजिट्स की एक बात सुनिएगा, डिमांड डिपॉजिट दो प्रकार के डिपॉजिट से मिलकर बनता है, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट वो होते हैं जो हम बैंक्स में जमा करते हैं पैसा, और सेकेंडरी डिपॉजिट वो होती है जो बैंक हमें लोन के रूप में देता है। डेट आर अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, और इसी पैसे का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग यानी खर्चे के लिए होता है, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई का फर्स्ट कंसेप्ट होता है M1। M1 यानी कि जब सिर्फ मनी सप्लाई को करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में माना जाए। डिमांड डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स की बात हो रही है। और जो M3 है, ये शायद आपके पेपर में ना आए, लेकिन फिर भी हम नॉलेज के लिए इसे पढ़ रहे हैं। उसमें M1 तो होता ही होता है, साथ में टर्म डिपॉजिट यानी FDs वगैरह भी होती हैं, जिसको एक टाइम से पहले आप डिजॉल्व नहीं कर सकते। करेंगे तो फिर आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगी, फिक्स अकाउंट के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगी। इफ लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। इसको ऐसे समझिए भाई, जो फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर बराबर 1/LRR। तो इस केस में हमारे पास में 1/LRR की वैल्यू 20%, और 20% हटाकर ऊपर 100 कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा 5 टाइम्स। तो मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू हमारे पास आया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और स्टेट द क्वालिटेटिव एंड सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द RBI। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये है, जब सेंट्रल बैंक ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करे जिससे पैसे को रेगुलेट, कंट्रोल किया जा सके, कितना क्रेडिट किस सेक्टर में जा रहा है। इसको ऐसे समझिए कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में सरकार ने इस साल डिसाइड कर लिया, RBI ने डिसाइड कर लिया कि हम 20% लोन प्राइमरी में देंगे, 30% लोन सेकेंडरी में देंगे, और बचा वो 50% लोन हम टर्शरी सेक्टर में देंगे। तो हमने इससे क्या करा, हमने जिस सेक्टर में पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है, क्रेडिट की ज़्यादा आवश्यकता है, उसको ज़्यादा राशन कर दिया। इसको क्रेडिट राशनिंग भी कहते हैं। इससे हम रेगुलेट कर पाएंगे कि किस सेक्टर में कितना पैसा इस साल गया है। दिस इज डन टू इंश्योर दैट क्रेडिट इज प्रोवाइडेड टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स, कि हर प्रोडक्टिव सेक्टर में पर्याप्त मात्रा में पैसा अवेलेबल हो, जिससे स्पेक्यूलेटिव लेंडिंग ना हो पाए एंड ओवर एक्सपोजर ना हो जाए रिस्की एरियाज में। तो अच्छी तरह से क्रेडिट कंट्रोल वाले पोर्शन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमसे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पूछे गए हैं। तो पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है आप जितना लोन ले रहे हैं और आप जो चीज़ गिरवी रखवा रहे हैं उसके बीच में कितना डिफरेंस है। इसको एग्जांपल समझिए, 1,00,000 रुपए का अगर मैं लोन ले रहा हूँ और मैं 1 पॉइंट यानी 1.5 लाख की चीज़ गिरवी रखवा रहा हूँ, तो 50,000 मेरे पास क्या हो जाएंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट के हो जाएंगे। जितना ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा ना, तो लोग उतना कम लोन लेंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि भाई ज़्यादा वैल्यू चली जाएगी उनके पास कोलेट्रल के रूप में। तो जब भी मार्केट में पैसे के संचालित को, सप्लाई को कम करना हो, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अ मिनिमम मार्जिन ऑन लोन गिवन टू इंडिविजुअल्स फॉर्म टू कर्ब द एक्सेसिव बोरोइंग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या नहीं लिया सके, लोन नहीं लिया सके। क्रेडिट राशनिंग जो मैंने ऊपर बताया, सेंट्रल बैंक में डिसाइड द मैक्सिमम क्रेडिट अ बैंक कैन एक्सटेंड टू अ पर्टिकुलर बोरोअर सेक्टर। किसी एक सेक्टर में कितना पैसा जा सकता है, किसी बोरोअर को कितना पैसा दे सकते हैं मैक्सिमम, उसे क्रेडिट राशनिंग कहते हैं। मॉरल सुएशन का मतलब है सेंट्रल बैंक में इन्फ्लुएंस, सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस कर सकती है, एडवाइस कर सकती है कमर्शियल बैंक को टू अडॉप्ट अ स्पेसिफिक लैंडिंग प्रैक्टिस, कि किस प्रकार से किसी की चीज़ को किया जाए। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन। द सेंट्रल बैंक में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, पेनल्टीज ऑन बैंक। इसमें डायरेक्टर प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं इस वाले आप इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें सेंट्रल बैंक डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, पेनल्टी लगाती है कमर्शियल बैंक पे अगर वो उसकी बात को कंप्लाई नहीं करेगा क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, जिसमें सेंट्रल बैंक के फंक्शन समझाने हैं। देखिए, बड़े ना दिमाग लगाने वाले फंक्शंस होते हैं। मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज वर्ड्स बता रहा हूँ जिसको लिखने से नंबर मिलेंगे। ये इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं और पूरे में भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा फंक्शन RBI का होता है मॉनेटरी अथॉरिटी। RBI के पास मोनोपोली है नोट छापने की, यानी RBI हमारे देश के अंदर में मनी सप्लाई को रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा। अब हमें इसमें याद रखना है कि भाई सेंट्रल बैंक के पास में मोनोपोली है
कि वो करेंसी को छाप सकती है, जिससे यूनिफॉर्मिटी आती है देश के अंदर में करेंसी को लेकर। सभी लोग याद रखें, जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपये का नोट है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है और बाकी सब जो करेंसी है वो आरबीआई छापता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी का ही, सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी एंड मैनेजिंग करेंसी इन इंडिया। नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हमारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं उसी प्रकार से सरकार की सेंट्रल बैंक होती है। गवर्नमेंट की बैंक आरबीआई को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उसके बैंकर का, एजेंट का और फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते हैं और सारे के सारे खाते संभालते हैं सरकार के, और सरकारी कर्जे को भी देखते हैं, किससे कितना लोन लेना था, किसको कितना पैसा देना था। ये फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर कहे जाते हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मार्केट में बनी रहे बाय रेगुलेटिंग सुपरवाइजिंग कमर्शियल बैंक्स। और ये सब करते कैसे हैं? कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करके, उन पर सुपरवाइजिंग करके, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी ध्यान में करके। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई अपने पास में इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करता है, जिससे एक्सचेंज रेट स्टेबल रहते हैं। बैंकर्स बैंक का क्या मतलब है? यानी जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक की बैंक है। उसमें 2 फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, यानी अगर 2 बैंक के बीच में डिस्प्यूट चल रहे होंगे तो उनके बीच में जो मतलब इस चीज़ को ठीक करवाएगा, क्लियर करवाएगा उनके डाउट्स को, डिस्प्यूट्स को, वो सेंट्रल बैंक होगा। और लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब यह है जब किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की आवश्यकता होगी और कहीं से भी उसको पैसा नहीं मिल रहा होगा तो सेंट्रल बैंक उसको लोन प्रोवाइड करेगा। तो बैंकर्स बैंक में 2 फंक्शन याद करने हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन 2 बैंक के बीच में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, और लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट, यानी जब किसी की कोई मदद नहीं करेगा कमर्शियल बैंक की तो एंड में सेंट्रल बैंक उसकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस साल के पेपर में आने की बहुत वेटेज रखता है भाई, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन का कंसेप्ट समझाइए कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो सबसे पहले लिखना कैसे है? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक में सबसे पहले डिपॉजिट ऑफ फंड्स, यानी पैसे को डिपॉजिट किया जाता है। जब कोई कस्टमर पैसे को डिपॉजिट करता है कमर्शियल बैंक में, बैंक कुछ हिस्सा अपने पास रखता है रिजर्व के रूप में, बाकी का सारा लैंड आउट कर देता है, यानी कि लोन के रूप में दे देता है। जितना रिजर्व रेशियो समय का होता है उतना ही बैंक में रिजर्व रखना पड़ता है। नेक्स्ट इसका स्टेप है लैंडिंग। बैंक पैसे को लैंड करता है बचे कुछ पैसे को, किसको? जिसको पैसे की आवश्यकता होती है। हु देन स्पेंडेड, वो मार्केट में स्पेंड करके वापस से ही बैंक में जमा कर देता है, यानी कि वापस से वही पैसा डिपॉजिट बन जाता है। द मनी रिसीव्ड बाय द सेकंड बैंक इज अगेन डिपॉजिटेड, ये जो पैसा सेकंड बैंक को रिसीव होता है वापस से डिपॉजिट किया जाता है, और कुछ पोर्शन अपने पास रखकर फिर आगे उसका लोन चलता रहता है। इससे क्या हो रहा है? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज विद ईच बैंक, ये सब बैंक में ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। lending a large portion of its deposits leading to the creation of additional money in the economy, और अपने पास कुछ पोर्शन रखकर ये मार्केट में पैसे को क्रिएट करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड इज डिटरमाइंड बाय द मनी मल्टीप्लायर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजर्व रेशियो, यानी जितना ज़्यादा लीगल रिजर्व रेशियो होगा उतना कम मनी मल्टीप्लायर होगा, और जितना कम लीगल रिजर्व रेशियो होगा उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा। इस बात को याद कर लीजिए। अब इस टेबल की मदद से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने मार्केट में यानी बैंक के अंदर में पैसे जमा करे 100 रुपये। बैंक ने अगर लीगल रिजर्व रेशियो 10% चल रहा है तो बैंक क्या करेगा? 100 रुपये का 10% तो अपने पास जमा करके रखेगा और 90 रुपये का लोन दे देगा। ये 90 रुपये का लोन वापस से बैंक अकाउंट में आएगा और फिर 90 रुपये का 10% यानी 9 रुपये बैंक अपने पास रखेगा और 81 का लोन दे देगा। ये 81 फिर बैंक के पास वापस आएंगे, फिर बैंक इसका 10% अपने पास रखेगा और बाकी का लोन दे देगा। ऐसे कब तक करना है? तो सुनना, जब तक इन सबको प्लस करके और इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना आ जाए, यानी जब तक हमारी इनिशियल डिपॉजिट हमारे कैश रिजर्व के बराबर नहीं होगी तब तक हमें इसे करते रहना है। और ये मनी मल्टीप्लायर इतना सारा कैसे होगा? तो समझिएगा भाई, लीगल रिजर्व रेशियो मैंने आपको कितना बताया? 10%। अब इसका फॉर्मूला क्या है? मनी मल्टीप्लायर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/LRR यानी 1/10, और परसेंटेज है तो ऊपर 100, तो एक जीरो से एक जीरो जाएंगे, आंसर कितना आएगा? 10 टाइम्स। तो इनिशियल डिपॉजिट कितनी है? 100 का मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 10 में करूँगा तो मेरे पास अमाउंट निकल के आ जाएगा 1000। तो हमारे पास इतना पैसा क्रिएट हो गया 100 रुपये की डिपॉजिट से। यही मनी मल्टीप्लायर है, इसने क्रेडिट क्रिएशन कर दिया। इसी एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और जो कुछ भी मैंने अभी बोला है वो सारी की सारी थ्योरी यहाँ पर ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप इसको याद करके पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बताइए जो कि आरबीआई के द्वारा यूज़ किए जाते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। इन सबको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मानकर चलिए
अभी मार्केट में ये 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों के पास में 100 रुपये हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इन्होंने जो 5 साल से मेहनत कर कर आके इतने अच्छे खासे रुपए कमाए हैं, एक गाड़ी खरीद के लाएंगे। इस शोरूम डीलर के पास में 3 गाड़ियां हैं, तीनों की प्राइस 100 रुपये है। तो भाई ये जो शोरूम डीलर वाला है, टाई वाई लगा के बैठा हुआ है, ये कह रहा है भाई आओ और गाड़ी ले जाओ, गाड़ियां ही गाड़ियां। ठीक है भाई। 3 गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत कम पैसे हैं, मात्र इनके पास 10-10 रुपये हैं। अब आपने सोचा कि भाई हमारी अगर सरकार बन गई तो हम गरीबी हटाएंगे, और आपने डिसाइड किया गरीबी कैसे हटाएंगे? भाई हम नोट छपवाएंगे। 1-2 हज़ार के नोट को बनाने में कितने रुपए लग जाएंगे? 17 रुपये लग जाएंगे। उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी? जितनी आए, हम गरीबों का भला करेंगे। ये कह रहे हैं भाई हमारा करोगे? तो आपने कहा नहीं भाई आपका तो नहीं कर पाएंगे, आप तो मिडिल क्लास वाले हो, आपका क्या भला होना है, गरीबों का तो भला करेंगे हम। अब हुआ क्या, आपकी सरकार ने नोट छापे और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको 100 रुपये पकड़ाए, इसको 100 रुपये पकड़ाए, इसको 100 रुपये पकड़ाए। आपने मार्केट में मनी सप्लाई की। भाई मनी सप्लाई कैसे कर सकते हैं? घर घर जाके क्या थैले फेंके थे? नहीं भाई, लोन वगैरह प्रोवाइड करवा दिया, कुछ भी करवा दिया, कोई स्कीम के तहत पैसा मार्केट में आ गया। अब हुआ क्या, जैसे ही इन लोगों के पास पैसा आएगा, एक बात याद रखिएगा, जितनी आपकी इनकम होती है उतने ही आपके खर्चे होते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेंगे। अब आप तो अपनी सरकार लेके चले गए, आपने मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाई, तो मैं पहली कंडीशन लिख रहा हूँ, मनी सप्लाई इंक्रीज होना। मनी सप्लाई इंक्रीज होने से लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से इन सबके पास परचेजिंग पावर आएगी। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि ये अब क्या कर सकते हैं, मार्केट में चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो इन तीनों ने भी डिसाइड किया कि हम भी गाड़ी खरीदेंगे भाई। तो अब हुआ ये, जैसे ही मार्केट में ये तीनों और ये तीनों पहुंचे, यानी टोटल 6 लोग मार्केट में आ गए, जिसमें से 3 मिडिल क्लास के थे, 3 गरीब लोग थे, और गाड़ी के शोरूम के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे भाई गाड़ी दो, गाड़ी दो, गाड़ी दो। गाड़ी के शोरूम वाले ने देखा भाई ये क्या हुआ, मेरे पास गाड़ी तो मात्र 3 है, खरीदने वाले 6 आ गए। एक काम करता हूं, अगर मेरे पास सप्लाई कम है तो क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, खर्चा करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मैं काम करता हूं, इनके प्राइसेस बढ़ाकर 200 रुपये कर देता हूं। अब जो मुझे 200 रुपये देगा इन गाड़ियों के, ये गाड़ी अब उन्हीं को ही मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। तो हुआ ये, मार्केट में चीज़ें महंगी हो गई। अब इसका असर क्या रहा? भाई गरीब तो गरीब ही रहे, गाड़ी तो अभी भी नहीं खरीद पाए, लेकिन जो लोग काबिल थे, मिडिल क्लास व्यक्ति था जिसने इतने सालों से मेहनत करके 100 रुपये कमाए थे, वो भी जो पहले खरीद सकते थे गाड़ी, अब नहीं खरीद पाएंगे। यानी मार्केट में जो गुड्स का प्राइस है वो राइज हो गया। तो इसका मतलब जब भी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर मार्केट में प्राइजेस कम हो जाए, इसको समझते हैं, यानी गाड़ियां तो हैं इसके पास अब 20, लेकिन खरीदने वाले कम हैं, तो क्या करेगा, ये चीज़ें प्राइस को सस्ता कर देगा, और प्राइस सस्ता होने से वापस से मार्केट ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि नोट छापने से हम देश की गरीबी नहीं खत्म कर सकते। इकोनॉमिक्स वाले लोग तो इस बात को अच्छे से समझ जाए। और इससे, इस केस स्टडी से हम एक रिलेशन समझ गए कि जब भी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और डिफ्लेशन घटेगा। डिफ्लेशन कब होता है? जब मार्केट में डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है। तो मैं आपको एक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से एक रिलेशन लिखवाता हूँ, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें बताई मैंने बताई, कैसे भी करके अगर मनी सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, उनके पास परचेजिंग पावर आएगी। अगर उनके पास परचेजिंग पावर आ रही है, बढ़ रही है मार्केट में, तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई मार्केट में प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। और जब जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उस चीज़ का प्राइस मार्केट में राइज करता है। इस कंडीशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन का बढ़ना, इसका मतलब डिफ्लेशन का घटना। अब इसको उल्टे रूप में समझिए, अगर मार्केट में मनी सप्लाई कैसे भी कम कर दी जाए तो लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी, और लोगों की इनकम कम होने से उनके पास जो परचेसिंग पावर है वो भी डाउन चली जाएगी, जिससे मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने का मतलब है एक्सेस सप्लाई, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो उसके प्राइजेस प्रोडक्ट के गिर जाते हैं। और प्राइजेस का गिरना यानी कि इन्फ्लेशन का गिरना, यानी महंगाई का कम हो जाना। इन्फ्लेशन का गिरना और डिफ्लेशन का बढ़ना एक ही बात होती है। इसको सभी लोग याद रखें। ये रिलेशन आगे के टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर ये समझ में आ गया तो कोई भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में कर देंगे। समझाता हूँ एक करके।
तो हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव तरीके हैं आरबीआई के द्वारा अपनाए गए जो कि मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल किए जाते हैं, मार्केट को बैलेंस किया जाता है। देखिए इकोनॉमिक्स कितना अच्छा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से आप देश विदेश में हो रहे जो भी आर्थिक चीज़ें हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं, नई पॉलिसीज़ को ड्राइव करते हुए होते हुए देख सकते हैं। तो पहला है बैंक रेट। सिंपल भाषा में समझाऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पीएनबी बैंक को क्रेडिट देता है यानी उधार देता है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं होता, थोड़े लॉन्गर समय के लिए होता है, ये बात का याद रखना है। अब इसका असर देखिए मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे। सोचिए अगर बैंक रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, बैंक रेट ज़्यादा हो जाएगी तो कमर्शियल बैंक को लगेगा कि भाई हमें तो बहुत सारी ब्याज देनी पड़ेगी आरबीआई को, तो वो लोन नहीं लेंगे। अगर कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में लोन कम दे पाएंगे, मार्केट में लोन कम देंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होने का असर आपको पता ही है। मनी सप्लाई कम होने से इनकम कम, इनकम कम होने से परचेजिंग पावर कम, परचेजिंग पावर कम होने से मार्केट में डिमांड कम, डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, डिफ्लेशन। समझे कितना आसान रिलेशन है। तो बैंक रेट बढ़ने का असर ये होता है। अगर बैंक रेट घटने की कहूँ, बैंक रेट कम हो गया तो कमर्शियल बैंक भर भर के लोन लेंगे आरबीआई से, और लोन लेंगे उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा देंगे, मनी सप्लाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन आ भी हुआ है कि भाई आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई, तो रेपो रेट मतलब रीपर्चेज रेट। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी होती है, बिल्कुल सरलता से समझिए। भाई आरबीआई ये रहा और पीएनबी ये रहा, छोटा बैंक। तो पीएनबी को अभी ना अपना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी, यानी टेम्परेरी बेसिस पर। तो टेम्परेरी बेसिस पर इसने क्या करा, आरबीआई को अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ बेच दी और बदले में पैसा ले लिया। उस समय पर जैसे इसका काम हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लंबे समय तक का नहीं होता है। अब ये वापस सिक्योरिटी जो खरीदेगा, यानी कि अपनी ही सिक्योरिटी को वापस से रीपर्चेज करेगा, तो उस पर एक रेट देना पड़ेगा, उस रेट को रीपर्चेज रेट कहते हैं। अगर ये बहुत रेट ज़्यादा होता तो पीएनबी कभी भी आरबीआई से आरबीआई से वो पैसा उधार नहीं लेता, सिक्योरिटी नहीं देता, जिससे इसके पास पैसे की कमी होती, पैसे की कमी होती, लोन कम जाता, लोन कम जाता, मार्केट में मनी सप्लाई कम होती, डिफ्लेशन बढ़ता, इन्फ्लेशन घटता। लेकिन अगर रेपो रेट बहुत कम है तो ये जो पीएनबी है आराम से ये सिक्योरिटी अपनी बेच देता आरबीआई को और बदले में पैसा ले लेता। पैसा ज़्यादा लेने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट, उल्टा। अभी तक तो क्या हो रहा था, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा था, लेकिन अगर पीएनबी कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा रखवा दे और बदले में एक इंटरेस्ट चार्ज करे, कभी कभी भाई हम भी तो अपने बैंक में पैसे जमा करके ब्याज लेते हैं बैंक से, तो उसी प्रकार से जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसा दे दे और बदले में जो ब्याज ले, रेट ले, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो जब मार्केट में रिवर्स रेपो रेट बहुत ज़्यादा है तो कमर्शियल बैंक सोचेगी अगर लोगों को लोन देने से बढ़िया हम अपना एक्स्ट्रा पैसा, सरप्लस मनी, ये कीवर्ड है इसका, अपना सरप्लस मनी आरबीआई को दे देते हैं, जिससे हमें अच्छी खासी ब्याज मिल जाएगी। तो मार्केट से पैसा तो कम हो जाएगा, आरबीआई पे पहुंच जाएगा, तो मार्केट से इन्फ्लेशन खत्म। लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट बहुत कम है तो पीएनबी क्या करेगा, आरबीआई को पैसा देने के बजाय जनरल पब्लिक को दे देगा, पब्लिक को दे देगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब आरबीआई मार्केट से पैसा एब्जॉर्व कर ले या मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर दे, उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल या बाय करके। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं आपको एग्जांपल के साथ। देखिए गवर्नमेंट है, ये आरबीआई है, और मार्केट में ना स्थिति थोड़ी खराब है, बहुत ज़्यादा देश में क्या आ गई है भाई, महंगाई आ गई है, इन्फ्लेशन आ गया है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आरबीआई कुछ करो, महंगाई कम करो। आरबीआई ने कहा बताओ, पैसा लूट ले लोगों का, सारा पैसा उनसे छीन लेते हैं, पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा अरे क्या पागल हो गए हो, सरकार गिरवाओगे हमारी? नहीं नहीं, कोई ऐसी तरकीब निकालो कि गरीब भी ना हो और खर्चा भी नहीं कर पाए। आरबीआई ने कहा बस ऐसे सारी जिम्मेदारी तुम हमें देते रहो, कोई बात नहीं। हमने क्या पढ़ी है भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अनुज भाई ने पढ़ाई नहीं भाई, आरबीआई वालों को तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स पढ़ के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया एक काम करते हैं, लोगों को कहते हैं देखो भाई हम तुम्हें एक बॉन्ड दे रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसके ऊपर 10 रुपये लिखे हुए हैं, तुम हमें इस बॉन्ड के बदले में 8 रुपये दे दो। ये कहेगा क्यों, पागल है? वो कहेगा नहीं भाई, 3 साल बाद तुम दोगे अभी हमें 8 रुपये, हम तुमसे 8 रुपये में तुम्हें बॉन्ड दे देंगे, लेकिन 3 साल बाद तुम्हें वापस पूरे 10 रुपये ही मिलेंगे। ये कहेगा अरे वाह, रखे रखे 2 रुपये बढ़ गए,
दूसरा कहेगा ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। अब देखो हुआ क्या, आरबीआई ने इन दोनों को सरकारी बॉन्ड्स बेच दिए, यानी इनका जो पैसा था दोनों का वो तो पहुंच गया आरबीआई के पास में, और इनके पास पहुंच गए कागज़, 10-10 रुपये उस पर लिखे हुए हैं, 10-10 का मतलब सर्टिफिकेट मिल गया इनको। ये दोनों गए परचूनी की दुकान पे। इसने कहा भाई ज़रा 1 किलो आटा तोल देना, इसने कहा भाई ज़रा मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे देना, दुकानदार ने दे दिया। दुकानदार ने कहा लाओ भाई पैसे, इसने कहा पैसे तो नहीं है, ये लो आरबीआई से हम बड़े वाले कागज़ लेके आए हैं, पकड़ो। इसने इन्हें गाली गलौज करके भगा दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये कोई करेंसी थोड़ी ना है, ये तो सरकारी बॉन्ड है, ये दुकानदार सरकारी बॉन्ड का क्या करेगा। तो ये तो बुरे फंस गए। अब हुआ क्या समझिए, ये लोग गरीब तो नहीं हुए क्योंकि इनके पास पैसा तो है, लेकिन वो पैसा ऐसा है कि इससे ये परचेजिंग पावर इनकी ख़त्म कर देता है। इनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, और परचेजिंग पावर नहीं है तो मार्केट में डिमांड नहीं कर पाएंगे, डिमांड नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल हो गई। देखते ही देखते कोई गरीब भी नहीं हुआ, और 2-3 साल बाद इनको अपने पैसे वापस भी मिल जाएंगे। तो ये तरीका है जिसमें आरबीआई ये सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचती खरीदती है, जिससे क्या करती है मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर है लीगल रिजर्व रेशियोज, जिसमें 2 आते हैं, कैश रिजर्व रेशियोज और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है बैंक को, कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का, टोटल डिपॉजिट यानी जितनी भी उसके पास डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ परसेंटेज, मान के चलिए 10% अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है, और बाकी 90% का वो मार्केट में लोन के रूप में दे सकता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कैश के अलावा ये कमर्शियल बैंक को अपने पास असेट्स मेंटेन करके रखनी पड़ती है, चाहे वो किसी प्रकार की सिक्योरिटी हो, चाहे गोल्ड हो, अपने पास जमा करके रखना पड़ता है कुछ परसेंटेज। इससे होता क्या है, यदि भाई मार्केट में कमर्शियल बैंक का सीआरआर 10% चल रहा है और कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपये टोटल डिपॉजिट आए, लोगों ने जमा करवाए, तो कमर्शियल बैंक 10 रुपये तो अपने पास जमा करके रखेगा, 90 रुपये का मार्केट में लोन दे देगा। मार्केट में लोन दे देगा, इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कितनी हुई, 90 रुपये की हुई। लेकिन अगर सीआरआर बढ़ा दें, सीआरआर कर दिया हमने 20%, तो अपने पास 20% रखना पड़ेगा, और मार्केट में कितना लोन के रूप में पहुंचेगा, 80%। तो देखिए जैसे ही मैंने सीआरआर बढ़ाया, मार्केट में पैसा कम पहुंचा, मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा, मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, परचेजिंग पावर कम, जिससे क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो सीआरआर बढ़ने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। सेम गोज विद एसएलआर। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले आपको वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं। तो पहला है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक लैंड करती है कमर्शियल बैंक को पैसा, और बदले में सिक्योरिटी का पैसा लेती है जब बोरोविंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ये अपना क्रेडिट फ्लो मेंटेन करने के लिए काम को करती है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, तो ज़्यादा रेपो रेट होने से मार्केट में पैसा कम पहुंचता है, और कम रिवर्स रेपो रेट होने से मार्केट में पैसा ज़्यादा पहुंचता है। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। वो परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का जो बैंक को आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है। जितना ज़्यादा सीआरआर होता है उतना ही पैसा कम अवेलेबल होता है लेंडिंग के लिए। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये मिनिमम परसेंटेज है कमर्शियल बैंक का जो उसको अपने पास में बाकी असेट्स के रूप में रखना पड़ता है। वो असेट्स ऐसी होती हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको लिक्विड असेट कहा जाता है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोनस क्वेश्चंस, तो जो पीवाईक्यूज भी है और बहुत टफ क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इजी क्वेश्चन मैं छोड़ दिए हैं, वो आपके रीडिंग में ही सारे कवर हो जाएंगे। देखिए ध्यान से पढ़िए। विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक को प्रमोट करा है टू पार्क दिया सरप्लस, अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के साथ पार्क करें, यानी हमें दे दें। इसका कारण समझाइए जो कि आरबीआई ने किया है उसके पीछे का। तो जो रीज़न है आरबीआई ने ऐसा स्टेप लिया है इन्फ्लेशन घटाने के लिए। पहले आंसर में ही, मतलब पहली पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही आप ये बता दें कि आप क्या आंसर करना चाहते हैं, जिससे एग्जामिनर को आसान रहे। इसको पहले हम समझते हैं। भाई जब आरबीआई कमर्शियल बैंक का पैसा अपने पास रख लेगा तो मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए आंसर लिखना कैसे, मैंने कितने अच्छे से आपको आंसर करके दिया है। इससे मार्केट की लिक्विडिटी एब्जर्व हो जाएगी। बाय इनकरेजिंग बैंक्स टू पार्क द सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई, द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस्ड, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। आंसर तो यही है, लेकिन फिर भी इसके आगे का और भी दे दिया है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स विद फ्यूअर फंड्स अवेलेबल, कम पैसा जब अवेलेबल होगा फॉर लेंडिंग, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी। डिस्करेजिंग द एक्सेसिव बोरोइंग एंड एक्सपेंडिंग, जिससे लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे और ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं करेंगे। मार्केट में प्राइस स्टेबल हो जाएगा। मनी सप्लाई कम होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ठीक हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, डिस्कस ब्रीफली द रेलेवेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिकेटेड। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन करवाया सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन। देखिए पहली बात तो इस क्वेश्चन में ना हमें फंक्शन पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर सुपरवाइजरी वर्ड यूज हुआ है कि कमर्शियल बैंक के ऊपर एक इंस्पेक्शन करवाया अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के ऊपर वॉज इम्पोज विद स्ट्रिक्नेंट पेनल्टीज, कई सारी पेनल्टीज लगी हुई थी, ओइंग टू डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्योंकि वो उसकी बात आरबीआई की कई गई बातें नहीं मान रहा था, कंप्लाई नहीं कर रहा था। और एज पर द सेंट्रल बैंक द इंस्पेक्शन रिवील्ड, और जब वो चेकिंग हुई उससे पता चला वो कई सारी चीज़ों को नॉन कंप्लाइंस कर रहा था और डिफरेंट डायरेक्शन में ले रहा था जिस डायरेक्शन में आरबीआई ने उसे बोला था काम करने को। क्या क्या समझ में आया? एटीएम कार्ड फ्रॉड्स, इंश्योरिंग इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा, लोन्स टू स्मॉल बोरोवर्स। तो इसमें कौन सा फंक्शन फॉलो हुआ है इसका आंसर समझिए। रेलेवेंट फंक्शन जो फॉलो किया गया है वो है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है। आरबीआई ने इंश्योर करा कि कमर्शियल बैंक उसकी बात को कंप्लाई करे, रेगुलेशंस को माने, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। इससे क्रेडिट कंट्रोल आसान रहेगा एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। इंश्योरिंग प्रॉपर लैंडिंग प्रैक्टिस, सही तरीके से लैंड करने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से इंश्योर होगी, स्पेशली फॉर स्मॉल बोरोवर्स, छोटे बोरोवर्स के लिए, जिससे इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा सभी लोगों के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स आरबीआई ने उससे कहे थे करने को और इसको रोकने की बात कही थी। तीसरा बोनस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द फॉलोइंग पब्लिश्ड इन द न्यूज़ हिंदू, अखबार में आया 6 अगस्त 2022 को कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ने का मतलब समझ लीजिए, रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि कमर्शियल बैंक अब आरबीआई को अपनी सिक्योरिटी नहीं देगा तो बदले में पैसा नहीं आएगा, मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल। लेकिन हम फिर भी समझाएंगे, उसके पीछे का हमने कारण समझाना है, उसका कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम भी समझाना है अगर आरबीआई ऐसा करता है तो। पहले कॉजेज की बात करेंगे। कॉजेज क्या है भाई? महंगाई को कंट्रोल करना। आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ा देगा इससे मार्केट में मनी सप्लाई कर्व घट जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन घट जाएगा, इन्फ्लेशन का प्रेशर इकोनॉमी से कम हो जाएगा। असर क्या पड़ेगा? हायर बोरोविंग कॉस्ट, बैंक्स फेस इंक्रीज्ड बोरोविंग कॉस्ट फ्रॉम आरबीआई। ज़्यादा इंक्रीजिंग कॉस्ट होने से लैंडिंग टू हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल, जिससे लीडिंग टू हायर इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाएगा लोन्स पर, जिससे लोन कम लिया जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूस डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे लोन रेट्स हाई हो जाएंगे कंज्यूमर की स्पेंडिंग और बिजनेस इन्वेस्टमेंट मार्केट में कम हो जाएंगे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी डाउन भी जा सकती है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है क्या रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं? आप इस बात से एग्री करते हैं तो एग्जाम्पल के साथ में समझाइए। तो पहली बात तो इस बात को याद कर लीजिए कि हाँ, रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। रिजर्व रेशियो का यहाँ पर मतलब है CRR प्लस SLR। जब वो बढ़ते हैं तो बैंक के पास कम पैसा होता है उधार देने के लिए, जिससे क्रेडिट क्रिएशन कम होती है। कन्वर्सली जब रिवर्स रेशियो डिक्रीज हो जाता है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होता है लैंड करने के लिए, जिससे क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान के चलिए किसी ने बैंक में जमा करवाए 10,000 रुपये और CRR और SLR है 20%, तो 10,000 का 20% यानी कि 2,000 रुपये तो बैंक अपने पास रख लेगी और बाकी का मार्केट में क्या करेगी? मनी दे देगी लैंडिंग के लिए। लैंडिंग मतलब उधार के लिए। इससे मार्केट में क्या होगा? क्रेडिट मल्टीप्लाई निकलेगा। क्रेडिट मल्टीप्लाई का आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा, 1/LRR। इसमें पुट करेंगे 1/20 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऊपर 100, कितना आया हमारे पास? 5 टाइम्स। तो हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितने का था? 10,000 का, मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो मार्केट में 50,000 रुपये का क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। ये तब है जब हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन कितना परसेंट है? 20% है। अब देखिए, अगर हम इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ाकर हमने कर दिया 25%, तो समझिएगा अब 10,000 में से 2,500 रुपये ये लोन के रूप में नहीं दे पाएंगे, 7,500 रुपये जाएंगे और 25% यानी कि इसका मल्टीप्लाई निकलेगा 1/LRR यानी कि 1/25 मल्टीप्लाई 100 ऊपर पहुंच जाएंगे भाई 4 टाइम्स हमारा आएगा। और 4 मल्टीप्लाई 10,000 होते हैं 40,000, यानी जिस केस में हमने CRR बढ़ाया क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया। तो इस एग्जाम्पल को आप याद कर लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। एंड में कंक्लूजन लिख देंगे कि आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। आई होप आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज भी हो गया होगा मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड। आपको हमारे चैनल पे बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी और इंडियन डेवलपमेंट की तो हमने फुल वीडियो डाल रखी है, 1 घंटे में पूरी इंडियन डेवलपमेंट 0 से हीरो तक फिनिश। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, आपका दिन शुभ हो।